हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए 66 क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं परसेंटेज के। आगे के क्वेश्चन देखेंगे। कॉन्सेप्ट आप समझ ही गए हैं लगभग। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे हम काम कर रहे हैं कि अलग अलग वैरायटी क्या हो सकती है। तो लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67। एक कंपनी कुल बिक्री पर किसी सेल्समैन को 9% की कमीशन देती है। और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का अतिरिक्त बोनस देती है। यदि सेल्समैन कंपनी में अपनी कमाई कुल बिक्री पर काटने के बाद 63,200 रुपये जमा करता है। तो सेल्समैन द्वारा कुल कितनी बिक्री की गई। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था। देखिए इस टाइप का सेम क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में देखा था। 20,000 से ऊपर की राशि पर 10% कमीशन मिलेगा और उसके नीचे 9% कमीशन मिलेगा, क्योंकि 9% और 1% यानी 10%। अगर आप देखते हैं ध्यान से तो 1% एक्स्ट्रा मिलेगा अगर मैं मानता हूं पूरे पे 10% मिलता। इसके ऊपर राशि पर भी और इस पे भी 10% मिलता तो कंपनी को घाटा होता और सेल्समैन को फायदा होता। सेल्समैन को 1% का फायदा होता, 1% इसका हो गया 200 का। कंपनी को घाटा होता 200 रुपए का, यानी कंपनी को 200 रुपए कम मिलते। कंपनी को 63,200 रुपये मिल रहे हैं अभी, और अगर ऐसी कंडीशन होती तो कंपनी को 200 रुपये कम मिलते यानी 63,000 रुपये मिलते। 10% का मतलब हो गया 1/10। यानी ये अगर उसने सेल करी है
तो ये उसकी कमीशन है। यानी कंपनी 10 रुपए की अगर उसने सेल करी, एक अपनी कमीशन रख ली, बाकी बचा हुआ कंपनी को देगा, यानी 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 63,000 रुपये। तो 9 यूनिट की वैल्यू 63,000 आ गई, 10 यूनिट की वैल्यू 70,000 हो जाएगी। तो 70,000 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन आपने लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन किया था। अगर इस पे टोटल उसे 10% कमीशन मिलती है, अगर हम ऐसा मान लेते हैं, तो देखिए कंपनी को नुकसान हो जाएगा 1% का, और सेल्समैन को फायदा होगा 1% का, यानी 200 रुपये का। तो यानी कंपनी को अब वो 200 रुपये कम देगा, तो 63,000 रुपये देने पड़ेंगे अब उसे। तो 63,000 रुपये क्या हो गया? अगर 10 की सेल थी, एक कमीशन, यानी 9 यूनिट उसने कंपनी को दी, 9 यूनिट की वैल्यू 63 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू 70,000 आ जाएगी। 70,000 आपका आंसर हो जाएगा। ए और बी दो स्थिर बिंदु हैं जो कि 5 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। सी कोई बिंदु ए बी पर इस तरीके से है कि ए सी 3 सेंटीमीटर है, यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाती है, तो सी बी की लंबाई कितने प्रतिशत कम हो जाएगी? ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिंपल ही है क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। परसेंटेज पे ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपके। ए और बी कोई दो पॉइंट है, सी कोई बिंदु ए बी पर है, ए सी 3 है, ये 2 है। ए सी को 6% बढ़ा दिया जाता है। देखिए अगर ये वाली लंबाई 6% बढ़ जाएगी, 6% बढ़ने का मतलब है 3 6 18, 0.18 बढ़ जाएगा। तो ये वाली जो लंबाई होगी, ये 0.18 कम हो जाएगी। यानी 0.18 कम होगी कितने में से? 2 में से। तो कितने परसेंट कम होगी? 9%। तो 9% आपका आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देखिए लॉजिकल चीज है, ध्यान से समझना है। ये 3 है, ये 2 है,
ये अगर 6% बढ़ रही है यानी इतनी बढ़ रही है, जितनी ये बढ़ेगी उतनी ये कम होगी, क्योंकि टोटल तो सेम ही है। तो 0.18 कम हो रही है 2 पे, जो कि आपका 9% आ जाएगा। 9% आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक रेलगाड़ी में उतने ही डब्बे हैं जितनी प्रत्येक डब्बे में सीटें हैं। यदि एक डब्बे में 15 व्यक्ति हैं और वह अपनी 55 सही 5/9% क्षमता से भरा हुआ है, तो उस रेलगाड़ी में अधिकतम कितने यात्री आ सकते हैं? यदि उसकी न्यूनतम 22 सही 2/9% सीटें हमेशा खाली रहती हैं। आइए देखते हैं। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। इसकी 55 सही 5/9%
देखिए 1/9 होता है आपका 11.11, 5/9 होगा 55.55। 1/9 होता है 11 सही 1/9, और 55 सही 5/9 का मतलब है 5/9। यानी 9 अगर टोटल सीटें हैं, 9 में से 5 पे लोग बैठे हैं, 5 की वैल्यू 15 दे रखी है, 9 की वैल्यू 27 आ जाएगी। 27 क्या हो गया, टोटल सीट हो गई। ठीक है, किसी एक डब्बे के अंदर। अब आप देखते हैं, अगर वो बोलता है कि इतनी सीटें हमेशा खाली रहती हैं, यानी अगर आप ध्यान से देखते हैं, 9 में से 2 सीटें हमेशा खाली रहेंगी, और ज्यादा से ज्यादा आपको लोग बिठाने हैं तो सातों सीटों पे लोग बिठाने पड़ेंगे। 9 की वैल्यू अगर आप देखते हैं तो 27 दे रखी है, 7 की वैल्यू 21 हो जाएगी। ठीक है, तो 21 ये आ गई, यानी अधिकतम एक डब्बे में 21 लोग आप बिठा सकते हैं, और ये टोटल सीट है, यानी ये टोटल डब्बे भी होंगे, टोटल वैगन। तो 21 इंटू 27 करेंगे, 567 आ जाएगा। ठीक है, तो 567 आपका आंसर हो जाएगा। बात दोबारा से देख लेते हैं, देखिए ध्यान से समझिए। 9 में से 5 सीटों पर लोग बैठे हैं, 5 की वैल्यू 15, 7 9 की 27, यानी कुल सीटें एक डब्बे के अंदर 27 हो गई। और जितनी एक डब्बे में सीटें हैं उतने ही डब्बे हैं, जितने डब्बे हैं उतनी ही नंबर ऑफ सीटें हैं, यानी 27 ही डब्बे हो गए। अब डब्बे आपके पास 27 हैं, अब आपको ये देखना है जो प्रत्येक डब्बा है उसमें अधिकतम आप कितने लोग बिठा सकते हैं। 9 में से 2 सीटें आपको हमेशा खाली रखनी जरूरी है। ठीक है, बची 7 सीटें, क्योंकि आपको अधिकतम से अधिकतम संख्या निकालनी है, तो हम ये मानेंगे केवल 2 सीटें खाली रहेंगी, बाकी सातों पे लोगों को बिठाया जाएगा। 9 में से 7 हो गया, 27 में से 21 हो जाएगा, यानी प्रत्येक डब्बे में 21 सीटों पे लोग बैठे हैं और 27 डब्बे हैं, तो कुल संख्या हो जाएगी 27 इंटू 21, यानी 567। अब आप इसे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ए बी सी और डी, एक प्रॉपर्टी को 56 लाख में खरीदते हैं। यदि बी सी और डी का हिस्सा ए से 460% है, ए सी और डी का हिस्सा से 366.66% है, और सी का हिस्सा ए बी और डी से 40% है,
तो डी का हिस्सा होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये भी। आइए देखते हैं। बीसीडी का हिस्सा ए से 460% है। एसीडी का हिस्सा बी से 366.66% है। 366.66% का मतलब क्या है, देखिए 300 का मतलब हो गया 3, 66.66 यानी 2/3। यानी अगर ये 3 होगा तो ये 11 हो जाएगा। 3 3 9 2 11। यानी बी का अगर 3 है तो ए प्लस सी प्लस डी का 11 हो जाएगा। ऐसे आप आगे देखते हैं। सी का 40% है ए बी डी से। अब देखिए ध्यान से, अगर हम देखें यहाँ भी ए बी सी डी है, यहाँ पर भी ए बी सी डी है, यहाँ पर भी ए बी सी डी है। तो ए बी सी डी की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पर मैं देखता हूँ ए बी सी डी की वैल्यू क्या है, 14 है। तो यहाँ पर भी 14 बनानी पड़ेगी। मैंने जीरो हटा दिया, ये जीरो हट गया, बात एक ही है। यहाँ पर भी 14 बनानी पड़ेगी। अगर मैं जीरो हटाता हूँ तो ये 56 है। 56 को अगर 14 बनाना है तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11.5। ये डिवाइड करेंगे 2.5 आ जाएगा। नहीं तो आप 56 भी बना सकते हैं सबको, कि सबको आपने 56 बना दिया, बात तब भी एक ही पड़ेगी। अगर आप देखते हैं, ये 2.5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, टोटल है 14। 14 में से 4 3 7 2 9, 9.5। 14 में से अगर आप 9.5 घटाएंगे बचेगा 4.5। और ये किसका है, डी का है। आपको पता है कि 14 यूनिट की वैल्यू टोटल की 56 लाख है। 4.5 यूनिट की निकालनी है। 9 का मल्टीपल आप देख सकते हैं, या ये आप देख सकते हैं 4 गुना, इसका भी 4 गुना हो जाएगा। 9 का मल्टीपल बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, यानी 18 लाख आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखते हैं, देखिए सबसे पहले परसेंटेज हमने वैसी लिख ली जैसे इसमें दी हुई है। उसके बाद आपने देखा कि ए बी सी डी का जो योग है वो समान आना चाहिए प्रत्येक दिशा में। तो यहाँ पर ये 56 आ रहा है, यहाँ 14 आ रहा है, यहाँ पर भी 14 आ रहा है। या तो आप 14 वाली चीज को 56 बनाएं या 56 वाली चीज को 14 बनाएं, बात एक ही रहेगी। तो आपने देखा 56 को अगर 14 बनाना है तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 11.5, ये 2.5, ये आपको वैल्यू दे ही रखी है। तो 3 4 और 2.5, 14 में से 9.5 गया, बचा 4.5। ये किसका है, डी का है। 14 की वैल्यू 56 है, 4.5 की 9 का मल्टीपल या फिर 4 गुना, तो 18 आपका आंसर हो जाएगा।
एक व्यक्ति अपनी आय का आधा भाग बचाता है तो वह 1 साल बाद गाड़ी खरीद खरीद सकता है। तो उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी होगी कि वह 9 महीने में वह गाड़ी खरीद ले। लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। देखिए क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं। तरीका बेसिकली एक ही है, पर विजुअलाइज दो तरीके से हो सकता है। अगर आप देखते हैं, आप मानते हैं 1 रुपये जो हो गई इसकी बचत हो गई, और 12 महीने में वो गाड़ी खरीद रहा है, तो गाड़ी हो गई 12 रुपए की। क्योंकि गाड़ी की कीमत तो समान रहेगी। अब उसी गाड़ी को अगर वो 9 महीने में खरीदना चाहता है तो उसे बचत कितनी करनी होगी? बचत आ गई आपकी 4/3, 4/3। तो पहले जो बचत थी वो 1 थी, अब जो बचत है वो 4/3 है। यानी आप ध्यान से देखें अगर, तो 4/3 -1/1 इंटू 100, जो कि आपका 33.33% आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। यानी आपने देखा कि अब जो बचत करनी होगी उसे 4/3 करनी होगी। 4/3 यानी 1.33। 1.33 अब बचत करेगा, पहले 1 रुपये बचत करता था, तो 0.33 इंक्रीज हो जाएगा, यानी 33% इंक्रीज हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसी चीज को आप वैसे भी देख सकते हैं। देखिए जो गाड़ी का प्राइस है वो कैसे आएगा? टाइम इंटू सेविंग से आएगा, कि कितनी बचत वो करता है, कितने समय के लिए करता है, उसके बाद प्राइस निकलेगा। अब क्योंकि गाड़ी का प्राइस सेम है, तो टाइम और सेविंग में उल्टा रिलेशन होगा। अगर आप देखते हैं जो टाइम है वो 12 से 9 महीने हो रहा है, यानी 4 से 3, तो सेविंग को क्या होना पड़ेगा? सेविंग को 3 से 4 होना पड़ेगा। 3 से 4 का मतलब है 1 का इंक्रीमेंट 3 के ऊपर, जो कि 33.33% हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए दोनों तरीके आप देख सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। देखिए
अगर आप प्रति महीना 1 रुपये बचाते हैं यानी सेविंग हो गई प्रति महीने की, और 12 महीने यानी समय, तो गुणा कर देंगे तो प्राइस आ जाएगा गाड़ी का। तो जब ये सेम है तो टाइम जो है सेविंग के उल्टा डिपेंड करेगा। यानी आपने देखा जो समय है वो 1 साल से 9 महीने हो गया, यानी 12 से 9, यानी 4 से 3। तो सेविंग उसे बढ़ानी पड़ेगी इसी रेशियो में, 3 से 4 करनी पड़ेगी। तो यानी एक इंक्रीज करेगा 3 के ऊपर, जो कि 33.33 हो जाएगा। एक परिवार 25 किलोग्राम चावल, 9 किलोग्राम गेहूं प्रति महीना खपत करता है, जिसके लिए वह 350 रुपये खर्च करता है। यदि चावल की कीमत गेहूं की कीमत से 20% है, यदि गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाती है, तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उतना ही पैसा खर्च हो जितना पहले होता था, और चावल की कीमत समान है। चावल की कीमत में कोई बदलाव नहीं आया।
आइए ध्यान से समझेंगे, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। चावल और गेहूं, ये क्वांटिटी हो गई, ये प्राइस हो गया। 25 किलोग्राम और 9 किलोग्राम। प्राइस जो है 20% है, यानी ये एक है, तो ये 5 है। अगर आप देखते हैं पहले जो खर्चा हो रहा है 45, 9 पंजे 45 और 25, टोटल हो गया 70 रुपये। तो पहले 70 रुपये का खर्चा हो रहा है। अब आपने देखा आगे बोलता है प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीज बाय 20%, यानी ये 6 हो जाता है, ये तो एक ही रहेगा। इसकी क्वांटिटी सेम रहेगी। चावल में बताना है कितने प्रतिशत की कमी की जाए। 9 6 54 हो गया। और देखिए जो टोटल कीमत है वो सेम बैठनी चाहिए जितनी पहले थी, पहले 70 थी तो अब भी 70। 70 कब बैठेगी, जब ये 16 होगी। 16 होने का मतलब है कि अब वो ये 16 किलोग्राम कंज्यूम करेगा, 16 × 1 16 आ जाएगा। तो यानी चावल की मात्रा जो 25 थी, अब वो कितनी हो गई, 16 किलोग्राम हो गई। तो कितनी कम हो गई, 9 किलोग्राम कम हो गई। तो आप देखते हैं 36% इसका आंसर आ जाएगा। तो चावल की खपत में 36% की कमी करनी होगी। एक बार दोबारा से देखिए, यहाँ मात्रा है या कीमत है, मात्रा 25 किलोग्राम, 9 किलोग्राम, 1 और 5 रुपए। 45 रुपए के ये हो गए, 25 रुपए का ये, 70 रुपए का कुल बजट हो गया। बजट अभी भी उतना ही रहना चाहिए, पर वीट की कीमत बढ़ गई जो कि 6 हो गई। 6 × 9 = 54 हो गया। बचा कितना, 16 रुपए। तो 16 रुपए वो चावल पे खर्च करेगा। 1 रुपए कीमत है तो 16 किलोग्राम खरीदने पड़ेंगे अब उसे। तो यानी पहले 25 किलोग्राम खपत थी, अब 16 किलोग्राम, यानी 9 किलोग्राम कम हो गई। तो यानी परसेंटेज आ जाएगा आपका 36%। तो 36% आपका आंसर हो जाएगा। 4 व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:4:8:10 है। पहला व्यक्ति 42 सही 6/7 आय खर्च करता है। दूसरा व्यक्ति 75% आय बचाता है। तीसरा व्यक्ति 62.5% आय बचाता है। और चौथा व्यक्ति 40% आय खर्च करता है।
यदि चारों व्यक्ति की कुल आय और कुल खर्चे में 198 रुपए का अंतर है, तो चारों व्यक्तियों का कुल खर्चा होगा। कुल खर्चा आपको बताना है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया है चारों ने मिलकर। आइए देखते हैं। देखिए, चार व्यक्तियों की आय का अनुपात दे रखा है 7, 4, 8, 10। 7, 4, 8, 10 ही है। हाँ, इतना ही है। ठीक है। अब अगर हम देखें, जो अंतर दे रखा है वो बेसिकली सेविंग का दे रखा है। तो यानी अगर मैं यहाँ केवल सेविंग ही लिखता हूँ, यानी बचत। पहला व्यक्ति इतने प्रतिशत आय खर्च करता है, बाकी बचाएगा। 14 का 3 गुना हो गया। 7 में से 3 अगर वो खर्च कर रहा है, 4 बचाएगा। डायरेक्ट लिख दिया मैंने इसे। 42 सही 6/7 होता है आपका 3/7। 7 में से 3 खर्च करेगा, 4 बचाएगा। दूसरा व्यक्ति 75% बचाएगा, यानी 4 में से 3 बचाएगा। तीसरा व्यक्ति 62.5% बचाएगा। साढ़े 12 होता है 1/8, 62.5 यानी 5/8।
8 में से 5 बचाएगा। तीसरा व्यक्ति 40%, चौथा व्यक्ति 40% खर्च कर रहा है, 60% बचाएगा, यानी 6 बचा देगा, यानी 6 ये भी सेव करेगा। अगर आप देखते हैं टोटल इनकम है 29, 6 4 10 8 18, टोटल सेविंग हो गई 18, और 18 की वैल्यू दे रखी है आपको 198। आपको निकालनी है 11 की, क्योंकि आपको खर्चा निकालना है। 29 में से 18 जाएगा, खर्चा आ जाएगा। ये इसका 11 गुना हो गया, इसका भी 11 गुना, यानी 121 आपका आंसर हो जाएगा। तो 121 आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिखने में बड़े हैं ये सारे, पर जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो ज्यादा बड़ा नहीं है, और इस टाइप के क्वेश्चन पहले से प्रैक्टिस करके जाने होते हैं आपको। ऐसा नहीं है एग्जाम में आप पहली बार देख रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन और आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। सीधा सीधा क्वेश्चन है। 7 4 8 10 दे रखा है। सेविंग आप निकालते हैं, 7 में से 3 खर्च करेगा, 4 बचाएगा। 4 में से 1 खर्च करेगा, 3 बचाएगा। 8 में से 3 खर्च करेगा, 5 बचाएगा। टोटल ये 18 आ गया। 18 की वैल्यू ये है, 11 की वैल्यू आपको निकालनी है, क्योंकि टोटल 29 है। 4 बर्तन, एक टेबल पर इस तरीके से रखे हैं। यदि उन्हें बाएं से दाएं मापा जाता है, तो उनकी क्षमता 3 गुना होती रहती है। पहले बर्तन का 30% निकाला जाता है। दूसरे बर्तन का 30% निकाला जाता है। तीसरे बर्तन का 44 सही 4/9% निकाला जाता है। और चौथे बर्तन का 20% निकाला जाता है। यदि निकाले गए द्रव को एक पांचवें बर्तन में
मिलाया जाता है। तो पांचवें बर्तन में शामिल द्रव का आयतन शुरुआती चार बर्तन के कुल आयतन से कितने प्रतिशत होगा। देखिए क्वेश्चन लेंथी है दिखने में और सॉल्यूशन पार्ट छोटा है, और मैंने करा दिया इसलिए कि कभी कभार मिल जाए आपको, मतलब एक आइडिया होना चाहिए, घबराना नहीं है देख के बस। आइए ध्यान से समझते हैं। देखिए चार बर्तन हैं जिनकी क्षमता 3 गुनी होती रहती है, यानी अगर इसकी 10 होगी, 30, 90 और 270, टोटल देखा जाए तो 400 हो गया। अब वो बोलता है पहली से 30%, यानी 3 हो गया, दूसरी से भी 30%, यानी 9 हो गया, तीसरी से 44 सही 4/9%, ये होता है आपका 4/9, 9 में से 4 तो 90 में से 40, आखिर में से 20% यानी 54। तो इसे अगर आप टोटल करेंगे तो ये 106 आ जाएगा, यानी जो पांचवा बर्तन है उसकी जो क्षमता है वो 106 है, 106 लीटर। तो यही आपको बताना है जो पांचवें बर्तन का आयतन है वो पहले चार से कितने प्रतिशत है।
सॉल्व करेंगे 26.5% आपका आंसर आ जाएगा, यानी 26.5 आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन दिखने में लेंथी था, सॉल्यूशन पार्ट बहुत सिंपल है। 10, इसका 3 गुना, फिर इसका 3 गुना, फिर इसका 3 गुना, टोटल 400 हो गया। इसका 30%, इसका 30%, इसका 4/9%। 44/9 यानी 4/9 फ्रैक्शन में, यानी 9 में से 4 तो 90 में से 40। इसका 20% यानी 54। टोटल हो गया 106। तो 106 400 का कितना परसेंट है, यही निकालना था आपको। दो दोस्त ए और बी द्वारा एक फ्लैट और एक जमीन क्रमशः 2 लाख और 2.5 लाख में खरीदी जाती है। यदि फ्लैट की कीमत प्रति वर्ष 20% बढ़ती है और जमीन की कीमत प्रति वर्ष 10% बढ़ती है, 2 साल बाद वह उनसे मिलने वाली राशि को आपस में बदल लेते हैं। तो जिस व्यक्ति को मुनाफा हुआ उसे कितने प्रतिशत का मुनाफा हुआ होगा।
आइए देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले ये बोल रहा है कि ए और बी पे जो राशि है 2 लाख और 2.5 लाख, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज आपको निकालना है इसलिए ये चीज मैटर नहीं करेगी कि अमाउंट क्या था। तो आपने डायरेक्ट रेशियो लिखा 4:5, 2 लाख और 4, 5, 2.5 लाख का, जिसमें मैं कोई एक अमाउंट मान लेता हूँ 400, 500। ए और बी आपको दे रखा था 2 लाख, 2.5 लाख। काटेंगे 4, 5 आ जाएगा, 400, 500 भी आ जाएगा। ठीक है। कोई ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे कैलकुलेशन मेरी इजी हो जाए, इसलिए मैंने 400, 500 ले लिया। ये हर वर्ष 20% बढ़ता है। 20% अगर एक वर्ष में बढ़ता है तो आपको पता है 2 साल में कितना बढ़ेगा। नेट अगर हम निकालते हैं तो 20 × 20 यानी 20 का स्क्वायर 400, 100 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। तो यानी 2 बार 20 और 4 यानी 44%। 44% इंक्रीज करेगा यानी 576 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देखते हैं। 10% इंक्रीज करेगा 2 साल के हिसाब से 21% इंक्रीज करेगा, यानी 105। तो 605 ये हो जाएगा। अब ये बोलता है जिस बंदे को 576 रुपये मिलने थे उसे 605 मिल रहे हैं, जिसे 605 मिलने थे उसे 576 मिल रहे हैं। तो आप डायरेक्ट ही देख सकते हैं कि इसको हानि हो रहा है, इसको फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है इसे 29 रुपये का। तो आप निकाल लेंगे कितना परसेंट आ जाएगा। 576 पे 29 निकालना है आपको, जो कि आपका सही 5/144 आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से समझते हैं। देखिए, जो 2 लाख और 2.5 लाख लिखा है उसका इतना बड़ा रोल नहीं है, तो वो अमाउंट नहीं लेनी है बार बार। आपको उस रेशियो में कोई भी अमाउंट लेना है क्योंकि नेट परसेंट निकालना है आपको। तो 400 ये 500 हो गया। ये 44%, क्योंकि प्रति वर्ष 20% की बढ़ोतरी थी, प्रति वर्ष 10% की बढ़ोतरी थी, तो ये 21%। ये 605 आ गया, 576। इसको 605 मिल रहा है, इसको 576 मिल रहा है, इसको लॉस हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो जिसको फायदा हो रहा है ये बताना है कितने प्रतिशत का हो रहा है। तो इससे आप कैलकुलेट करके ऑप्शन मार्क कर देंगे। राम जिस शहर में रहता है उसमें वह पहले 28,000 की सालाना आय पर P% का कर देता है। राम जिस शहर में रहता है उस शहर में वह पहले 28,000 की सालाना आय पर P% का कर लगता है। और 28,000 से ऊपर की राशि पर P+2% का कर लगता है। राम ये पाता है
कि उसके द्वारा दिया जाने वाला आयकर उसकी कुल आय का P+0.25% है। तो उसकी सालाना आय थी। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप के हम क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं टैक्स से रिलेटेड। आइए ध्यान से समझते हैं, देखिए 28,000 की आय पे P% कर लग रहा है और उससे ऊपर की आय पे P+2% लग रहा है। ऊपर की आय मैंने Y मान ली। तो जो टैक्स टोटल होगा वो उसकी कुल आय का P+0.25% है। ये उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। टैक्स को आप इंडिविजुअली निकालें या टोटल पे निकालें, बात एक ही रहेगी। इंडिविजुअली निकालेंगे 28,000 तक P%, उसके ऊपर इतना, और उसने फाइनली रियलाइज किया कि कुल आय पे उसने इतना परसेंट का टैक्स दिया। अब आप इसे कंपेयर करते हैं, 28,000 P% आएगा 28,000 का, तो ये कट जाएगा। P% आएगा वाई का भी, ये भी कट जाएगा। बचा क्या यहाँ पर, 2% बचा वाई का। 0.25% इसका, जो कि 70 हो गया। उसके बाद 0.25% वाई का, तो 1.75% ऑफ वाई इक्वल्स टू 70। 100% ऑफ वाई निकालेंगे तो ये आपका 4,000 आ जाएगा। तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 28,000 प्लस 4,000, जो कि 32,000 हो जाएगी। केवल सीधा सीधा कंपेयर करना है। और आपको देखिए सॉल्यूशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है कि 28,000 का P% मैंने डायरेक्ट ही काट दिया और P% वाई का भी मैंने डायरेक्ट काट दिया। बचा क्या, 2% वाई का। बचा क्या, P तो हट गया, इसका और इसका परसेंट बच गया। इसी को आप एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। अगर मैं देखता हूँ P% है 28,000 पर, P+2 है उससे ऊपर, और P+0.25 है कुल मिलाकर। यहाँ क्या आएगा 0.25, यहाँ क्या आएगा आपका 1.75। तो ये एक हो गया, ये आपका एक हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा। तो ये इनकम का अनुपात आ जाएगा, क्योंकि टैक्स जो लगता है वो इनकम पे लगता है। ठीक है। अगर 7 की वैल्यू 28 है, एक की 4 आ जाएगी, तो टोटल आपका 32,000 हो जाएगा।
32,000 आपका आंसर हो जाएगा। यानी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से समझना है बस। आप चाहे तो इसे ऐसे कर सकते हैं, चाहे एलिगेशन से कर सकते हैं। एलिगेशन में क्या किया हमने, पहले 28,000 पे पी प्रतिशत, उसके ऊपर कितना है पी प्लस दो, कुल मिला के कितना है इतना। मुझे ये नहीं पता कि आगे वाली इनकम कितनी है, मैंने रेशियो निकाला कि इनकम का अनुपात क्या रहा होगा। यानी पहले ये 7 है तो ये 1 रहेगा। यानी ये अगर 28,000 है तो ये 4,000, टोटल 32,000। 32,000 आपका आंसर हो जाएगा। एक चुनाव में 30% वोटर ए के लिए वोट डालते हैं, जबकि 7%, जबकि शेष का 7% बी के लिए वोट डालते हैं। शेष वोटर वोट नहीं डालते हैं। यदि ए को वोट डालने वालों यदि ए को वोट डालने वाले और जो वोट नहीं डालते हैं, उनका अंतर 1200 है। तो वोट डालने के लिए कितने लोग योग्य हैं?
देखिए सिंपल क्वेश्चन ही है, ध्यान से देखेंगे। अगर कुल वोट डालने वालों की संख्या जो एलिजिबल है वोट के लिए वो 100 है, तो 30 लोगों ने ए को वोट डाला, शेष बचा 70। 70 का 60% यानी 42 लोगों ने बी को वोट डाला, और बाकी बचे हुए लोगों ने वोट नहीं डाला, डिड नॉट वोट, जो कि हो गए 28, क्योंकि 72 ये हो गए, बच गए 28। अब वो बोल रहा है इन दोनों में जो अंतर है वो 1200 का है, 2 यूनिट की वैल्यू 1200 है। 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 60,000 आ जाएगी, तो 60,000 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखते हैं, देखिए क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुल वोट अगर 100 है तो उसमें से 30% ए को वोट मिलते हैं यानी 30, बचे जो बचे हैं उसका 60% बी को वोट करेंगे और 40% वोट नहीं करेंगे, यानी 28 वोट नहीं करेंगे। इन दोनों में अंतर दे रखा है यानी 2 यूनिट का, जो कि 1200 के बराबर है। तो 100 यूनिट का वैल्यू 60,000 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं था ये वाला क्वेश्चन। पिछली सरकार में बीजेपी विपक्ष में था, अब अपनी सीटों को 33.33% बढ़ाकर अब बीजेपी की सरकार है। यदि बीजेपी पिछली सरकार में कांग्रेस की तुलना में अब दुगना बहुमत अब दुगना बहुमत पाती है, यदि केवल दो ही पार्टियां हैं और संसद में कुल 500 सीटें हैं, तो नई सरकार में बीजेपी की कितनी सीटें होंगी? देखिए अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए बात को ध्यान से समझना है। पहले मैं इसको बनाने का तरीका बताता हूँ, अगर आप बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मेनली आप ऑप्शन ही करें तो ज़्यादा बेटर है। देखिए बीजेपी अपनी सीट 33.33% बढ़ाती है, यानी पहले 3x थी तो अब 4x हो गई। कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, 500 माइनस 3x, 500 माइनस 4x। देखिए पहले जो थी, पहले कांग्रेस की सरकार थी तो ये सीटें ज्यादा होंगी, और मेजोरिटी आप अगर निकालते हैं पहले, तो वो हो जाएगी 500 माइनस 3x माइनस 3x। और अब वाली मेजोरिटी निकालते हैं अगर, तो अब किसकी सरकार है, बीजेपी की। 4x माइनस 500 माइनस 4x, और बराबर हो जाएगा 1/2 के, क्योंकि मेजोरिटी का अनुपात दे रखा है 1:2। जितना मेजोरिटी कांग्रेस एंजॉय कर रही थी उससे डबल मेजोरिटी बीजेपी के पास है। इसे सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर आप इसे डायरेक्टली देखें कि अगर ये कांग्रेस है, ये बीजेपी है, ये मेजोरिटी है। अब देखिए नई सरकार में सीट पूछी है तो 4 से भाग होगी, ऑप्शन जो होगा वो 4 से भाग होगा। 4 से भाग होने वाले आप देख सकते हैं केवल दो ही ऑप्शन है, ये और ये। और आप अगर देखें 4 की वैल्यू 200 तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 200 होगी तो बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी। सरकार के लिए 50% यानी 250 से ज्यादा सीटें होनी जरूरी हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा, ये सीधा आंसर आ जाएगा। अगर बाई चांस दो ऑप्शन भी मिल जाते हैं ऐसे, तो भी बात समझिए। 4 की वैल्यू अगर 300 है, 2 की कितनी आ जाएगी, 3 की कितनी आ जाएगी, 225 आ जाएगी। इसको 300 सीटें मिलनी है तो 500 में से 200 इसके पास 275। अब मेजोरिटी कितनी हो गई इसके पास, 50 की, इसके पास मेजोरिटी कितनी हो गई, 100 की। मेजोरिटी डबल हो गई, तो ये ऑप्शन वेरीफाई हो जाएगा। यानी केवल डायरेक्ट ऑप्शन से देखना है आपको और फिर इसे वेरीफाई करना है। एक बार दोबारा से समझिए, या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं 3x 4x मान के और ये टोटल का रेशियो निकाल के मेजोरिटी का फिर इक्वेट कर सकते हैं, या आप इस तरीके से करिए। आपने देखा बीजेपी की नई गवर्नमेंट में आपको वो निकालना है कि कितनी सीटें हैं, यानी एक ऐसा ऑप्शन जो 4 से भाग होगा। 4 से भाग होने वाले यहाँ दो ऑप्शन मिले, पर एक वैसे ही कट गया क्योंकि ये 250 से कम है। ऐसा हो सकता है कि ये 250 से ज्यादा वाला मिल जाता आपको, ठीक है। तो क्या करते, फिर मैंने आपको बताया कि मैं कोई भी एक ऑप्शन लूंगा, उसे यहाँ रखा 300। 4 की वैल्यू 300 है तो 3 की 225। अगर इसको 300 सीटें मिलनी है तो इसे 200 मिलेंगी, इसे 225 मिलनी है तो इसे 275 मिलेंगी। यहाँ बहुमत कितने का है, 50 का, यहाँ बहुमत कितने का है, 100 का। ये आप देख रहे हैं कि डबल हो गया, यानी ये बी सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी आप इसे नोट कर लीजिए, आगे आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।